नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि ईरानी मिसाइल हमलों में इजराइल के कई शहरों में कोहराम, 10 लोगों की मौत, 200 से ज़्यादा घायल, चारों तरफ तबाही का मंजर। खबर में आगे जिक्र होगा कि बिहार से कन्हैया कुमार का पीएम मोदी पर करारा हमला, कहा देश डीलर के हाथ में, हम कहीं भी सुरक्षित नहीं। इसी के साथ खबर में आगे जिक्र होगा कि गाजा हो रहा तबाह, हम मना रहे खुशी, यूएनजीए के प्रस्ताव पर भारत ने नहीं किया वोट तो बोली कांग्रेस। इसी के साथ आगे जिक्र होगा कि एनडीए में शाहमात का खेल तेज, नीतीश के मास्टर स्ट्रोक से खतरे में चिराग की पसंदीदा सीटें। और इसी के साथ खबर में आगे ये भी बताएंगे कि संजय राउत का बड़ा खुलासा, मुझे सब पता है, राज ठाकरे और सीएम फडणवीस के बीच की बात। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखे जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। ईरानी मिसाइल हमलों से इजराइल के कई शहरों में कोहराम, 10 लोगों की मौत, 200 से ज़्यादा घायल, चारों तरफ तबाही का मंजर। जी हाँ दोस्तों, इजराइल के राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग ने रात भर हुए ईरानी मिसाइल हमलों में जानमाल के नुकसान पर गहरा दुख जताया है। इन हमलों में इजराइल के कई शहरों में से कम 10 लोग मारे गए हैं, जबकि 200 से अधिक घायल हुए हैं। इनके अलावा 7 लोगों के लापता होने की खबर है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हर्जोग ने इसे बहुत दुखद और मुश्किल सुबह बताया है। और यहीं इसहाक हर्जोग ने लिखा कि बैट याम, तमरा और अन्य इलाकों में नागरिक आबादी पर ईरानी हमलों में शनिवार रात हमारी बहनों और भाइयों की हत्या कर दी गई, कई लोग घायल हुए। मैं पीड़ित परिवारों के साथ इस शोक में शामिल हूँ और मैं इस भयानक नुकसान का शोक मनाता हूँ। मैं घायलों के ठीक होने और लापता लोगों के खोजने के लिए प्रार्थना करता हूं। हम एक साथ सुख मनाएंगे, हम एक साथ जीतेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। देश डीलर के हाथों में, बिहार से कन्हैया कुमार का पीएम मोदी पर करारा हमला। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि सुपौल में कांग्रेस की ओर से सामाजिक न्याय यात्रा के तहत एक संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता कन्हैया कुमार और राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुपम शामिल हुए। सामाजिक न्याय संवाद कार्यक्रम में कन्हैया कुमार ने जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार की तीखी आलोचना की। अपने तीखे बयान में उन्होंने कहा कि देश अब लीडर के हाथों में नहीं है, बल्कि डीलर के हाथों में है, जो देश की संपत्तियों का सौदा कर रहे हैं। कन्हैया कुमार ने कहा कि समाज को समानता की ओर ले जाना ही इस सत्र का मूल उद्देश्य है। उन्होंने देश की मौजूदा हालत को लेकर कहा कि आज हम कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं। कुंभ में जाते हैं तो भगदड़, ट्रेनों में बैठते हैं तो एक्सीडेंट, सड़क पर चलते हैं तो हादसा और प्लेन में सफ़र करते हैं जान गंवानी पड़ती है, फिर भी अंधभक्त कहते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है। कन्हैया कुमार ने निजीकरण पर हमला करते हुए कहा कि आज ट्रेनें बिक रही हैं, प्लेन बिक रहे हैं, देश की संपत्ति औने पौने दाम पर कुछ खास दोस्तों को बेची जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि देश में चुनावों की चर्चा गलत दिशा में जा रही है। हर कोई पूछ रहा है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, लेकिन सवाल ये होना चाहिए कि क्या हमारे लिए स्कूल बनेगा, क्या अस्पताल बनेगा, क्या सड़क बनेगी। अगर ये नहीं होगा तो कौन मुख्यमंत्री बनाए या प्रधानमंत्री बनाए, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। गाजा हो रहा तबाह, हम मना रहे खुशी, यूएनजीए के प्रस्ताव पर भारत ने नहीं किया वोट तो बोली कांग्रेस। जी हाँ दोस्तों, यहूदी देश इजराइल और गाजा के बीच लंबे समय से संघर्ष जारी है। इजराइल लगातार गाजा पट्टी पर हमले कर रहा है। वहीं इन दोनों देशों के बीच शांति स्थापित करने के लिए दुनिया के कई देशों के साथ संयुक्त राष्ट्र भी कोशिश में जुटा है। संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने गाजा और इजराइल के बीच स्थापित करने के लिए एक प्रस्ताव भी तैयार किया है। यूएनजीए के इस प्रस्ताव पर दुनिया के 149 देशों ने समर्थन में वोट किया, जबकि भारत उन 19 देशों में एक है जिसने प्रस्ताव के लिए वोटिंग से दूरी बनाई। हालांकि गाजा को लेकर भारत सरकार के इस रुख के लिए भारत की मूल विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने सरकार की आलोचना की है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सांसद प्रियंका गांधी और पवन खेड़ा, के.सी. वेणुगोपाल ने केंद्र सरकार के इस फैसले पर आपत्ति जताई और इस कदम को देश की नैतिक कूटनीति और शांति और अन्याय के समर्थन करने की नीति के लिए खतरा करार दिया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। एनडीए में शाहमात का खेल तेज, नीतीश के मास्टर स्ट्रोक से खतरे में चिराग की पसंदीदा सीटें। जी हाँ दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर तनाव बढ़ चला है। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान उन 9 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने के लिए दबाव बना रहे हैं, जहाँ उनकी पार्टी 2020 के चुनाव में दूसरे स्थान पर रही थी। इनमें ब्रह्मपुर, दिनारा, हरनौत, जगदीशपुर, कदवा, कस्बा, ओबरा, रघुनाथपुर और रुपौली शामिल है। हालांकि जनता दल यूनाइटेड के नेता इन सीटों पर अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं, जिससे गठबंधन में अब शाहमात का खेल शुरू हो गया है। चिराग पासवान की एलजेपी-आरबी ने 2020 में एनडीए से अलग होकर 137 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन एक सीट जीती, जो बाद में विधायक के पार्टी छोड़ने से खाली
हो गई। 9 सीटों पर उनकी पार्टी दूसरे स्थान पर रही, जिसके आधार पर चिराग अब इन सीटों को अपने खाते में चाहते हैं। सूत्रों के मुताबिक एनडीए में बीजेपी और जेडीयू के बीच 243 में से करीब 100 सीटों पर अघोषित सहमति बन चुकी है, जबकि बची 43 सीटें एलजेपी-आरबी, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के बीच बटेगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। संजय राउत का बड़ा खुलासा, मुझे सब पता है, राज ठाकरे और सीएम फडणवीस के बीच। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कुछ दिन पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे के बीच एक गुप्त बैठक हुई थी और अब इस मुलाकात को लेकर शिवसेना यूबीटी के नेता और सांसद संजय राउत ने बड़ा दावा किया है। महाराष्ट्र में जल्द ही स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं के चुनाव होने वाले हैं, जिससे आपको बता दें कि राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई है। खासकर मुंबई महानगर पालिका चुनाव के मद्देनज़र ये चर्चा और जोर पकड़ रही है कि क्या मनसे प्रमुख राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे फिर से एक साथ आएंगे। इसी बीच राज ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस की हुई गुप्त बैठक से कयास लगाए जा रहे हैं कि मनसे शिवसेना यूबीटी युति में दरार आ सकती है। और मुझे सब मालूम है, संजय राउत का ये बड़ा दावा सामने आया है। शिवसेना के मुखपत्र सामना के रोक टोक कॉलम में संजय राउत ने दावा किया है कि उन्हें राज फडणवीस की बैठक में क्या चर्चा हुई इसकी पूरी जानकारी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मोदी सरकार पर कांग्रेस का हमला, यूएन में गाजा संघर्ष विराम प्रस्ताव पर अनुपस्थित रहने के बाद उठाए सवाल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस ने शनिवार को गाजा में संघर्ष विराम के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव पर मतदान से दूर रहने के लिए केंद्र की मोदी सरकार पर हमला किया है। पार्टी ने आरोप लगाया कि भारत की विदेश नीति खस्ताहाल है। विपक्षी दल ने सरकार से ये भी पूछा कि क्या भारत ने युद्ध, नरसंहार और इंसाफ के लिए अपने सैद्धांतिक रूप को त्याग दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अब ये साफ हो रहा है कि हमारी विदेश नीति खस्ताहाल है। शायद प्रधानमंत्री मोदी को अब अपने विदेश मंत्री की बार बार की गई गलतियों पर विचार करना चाहिए और कुछ जवाबदेही तय करनी चाहिए। गाजा में युद्ध विराम के लिए यूएनजीए प्रस्ताव के लिए 149 देशों ने मतदान किया, जबकि भारत उन 19 देशों में था जिन्होंने मतदान में भाग नहीं लिया और हम इस कदम से अलग थलग पड़ गए। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। गौतम अडानी की दुधारू गाय मुश्किल में, ईरान ने हाइफा पर बैलिस्टिक मिसाइलों से किया जबरदस्त हमला। जी हाँ दोस्तों, ईरान और इजराइल के बीच लड़ाई गहराती जा रही है। शनिवार को ईरान ने इजराइल के तटीय शहर हाइफा को निशाना बनाते हुए कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। हाइफा इजराइल का एक बंदरगाह, बड़ा बंदरगाह है जिसमें भारत के दूसरे बड़े रईस गौतम अडानी का अच्छा खासा निवेश है। साथ ही यहाँ पर हाइफा इजराइल एक बड़ा नौसैनिक अड्डा है। यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ तेल रिफाइनरी और अन्य कई रासायनिक कारखाने भी हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ तरफ। इजराइल ईरान तनाव के बीच सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने भारत सरकार से पूछे सवाल, गाजा का किया जिक्र। जी हाँ दोस्तों, इजराइल और ईरान के बीच जारी तनाव के बीच संयुक्त राष्ट्र में गाजा युद्ध विराम प्रस्ताव पर वोटिंग से भारत की दूरी पर संभल सांसद व सपा नेता जियाउर रहमान बर्क ने सवाल खड़े किए हैं और उन्होंने महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू का जिक्र कर भारत सरकार से कई सवाल किए। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि यूएन में 12 जून को गाजा युद्ध विराम के पक्ष में वोटिंग हुई, जहां पूरी दुनिया इंसानियत के साथ खड़ी रही। वहीं भारत ने वोटिंग से ही दूरी बना ली। गाजा में 60,000 से ज़्यादा मौतें हो चुकी है, बच्चे भूख से तड़प कर मर रहे हैं और पूरा शहर लगभग खंडहर में बदल गया है। इसी के साथ सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने आगे लिखा कि पूरी दुनिया के मानवाधिकार पर काम करने वाले लोग गाजा की मदद के लिए दुनिया भर में विरोध कर रहे हैं और भारत वोटिंग से गायब है। क्या ये वही भारत है जो कभी गांधी और नेहरू के रास्ते पर चलकर दुनिया के सामने न्याय और मानवता की आवाज़ बना था। संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क ने कहा कि आज हमारी चुप्पी उस सिद्धांत को तोड़ रही है जिसके लिए भारत कभी जाना जाता था। सवाल है कि क्या अब भारत की विदेश नीति सिर्फ रिश्तों की मजबूरी बन गई है। उन्होंने कहा कि अगर भारत को वैश्विक नेतृत्व चाहिए तो उसे अन्याय के खिलाफ बोलना होगा, वो भी जोर से नहीं, ज़मीर साथ ही। और यहाँ पर आपको बता दें कि विदेश मंत्रालय को जवाब देना चाहिए कि भारत वोटिंग से गायब क्यों था। उधर गाजा युद्ध विराम प्रस्ताव पर भारत की दूरी, कांग्रेस पार्टी की तरफ से सवाल उठाए गए हैं। कांग्रेस की तरफ से दावा किया गया है कि गाजा में युद्ध विराम की मांग वाले संयुक्त राष्ट्र के मसौदा प्रस्ताव पर मतदान से भारत सरकार की दूरी बनाना नैतिक रूप से कायरतापूर्ण कृत्य है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ।
अब बिहारी कहकर कोई गाली ना दे, प्रशांत किशोर का बड़ा ऐलान। अब बिहार में होगा जनता का राज, नेताओं का नहीं। जी हाँ दोस्तों, बिहार में साल के अंत में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो चुकी हैं। इसी क्रम में जनसुराज के संस्थापक और चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने सीतामढ़ी के पुपरी में एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ अपनी जनसुराज यात्रा के उद्देश्यों को दोहराया, बल्कि बिहार की बदहाली को समाप्त करने का संकल्प भी दिलवाया। सभा को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने जनता से भावनात्मक अपील की है कि वो अब किसी नेता या पार्टी के लिए नारे ना लगाएं, बल्कि अपने पूर्वजों और मातृभूमि के सम्मान के लिए सिर्फ एक ही नारा बुलंद करें, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। तो दोस्तों, आपको कैसा लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कांग्रेस ने आक्रोश मार्च निकाला, उड्डयन मंत्री से मांगा इस्तीफा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अहमदाबाद में विमान हादसे को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ आक्रोश मार्च निकालकर मिश्रित भवन से रणधीर प्रसाद वर्मा चौक तक निकाला आक्रोश मार्च और गांधी सेवा सदन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष शोक सभा कर मृतकों के लिए 2 मिनट का मौन धारण किया गया। आक्रोश मार्च में भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल थे। धनबाद नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मृत्युंजय सिंह के नेतृत्व में निकले आक्रोश मार्च में उड्डयन मंत्री से इस्तीफे की मांग की गई। कार्यकारी अध्यक्ष जलेश्वर महतो ने अहमदाबाद में विमान हादसे पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि केंद्र सरकार को उच्च स्तरीय जांच करनी चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। ट्रंप ने 13वीं बार भारत पाकिस्तान संघर्ष विराम का किया दावा, कांग्रेस ने प्रधानमंत्री से पूछे सवाल। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने शनिवार को एक बार फिर कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप विभिन्न मौक़ों पर 13 बार कह चुके हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम कराया। कांग्रेस ने पूछा कि प्रधानमंत्री मोदी इन दावों के बारे में कब बोलेंगे। कांग्रेस नेता और पार्टी के संचार प्रभारी महासचिव जयराम रमेश ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर लिखा कि अमेरिकी राष्ट्रपति 13 बार दावा कर चुके हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी लगातार इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जयराम रमेश ने विभिन्न रिपोर्ट्स का हवाला देकर बताया कि कब कब राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम कराने की बात कही। उन्होंने लिखा कि जब भारत अहमदाबाद विमान हादसे के दुख से ग्रस्त है, ऐसे समय में राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर भारत पाकिस्तान में संघर्ष विराम कराने का दावा किया। इससे पहले कल भी कैनेडी सेंटर में उन्होंने ऐसा कहा था। प्रधानमंत्री कब तक इस पर चुप्पी साधे रखेंगे। इससे पहले गुरुवार को जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट में लिखा कि ऐसी खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तानी सेना के प्रमुख आसिम मुनीर को अमेरिका के आर्मी डे पर आमंत्रित किया गया है। ये खबर भारत के लिए कूटनीति के साथ ही रणनीतिक रूप से भी बड़ा झटका है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ सिर्फ। गाजा से जुड़े संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव पर मोदी सरकार ने नहीं किया विचार, प्रियंका गांधी बोली ये शर्मनाक, निराशाजनक। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस महासचिव और सांसद प्रियंका गांधी ने शनिवार को संयुक्त राष्ट्र के गाजा से जुड़े प्रस्ताव पर विचार न करने को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना की। उन्होंने केंद्र सरकार के निर्णय को शर्मनाक और निराशाजनक बताया। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि ये शर्मनाक और निराशाजनक है कि हमारी सरकार ने गाजा में नागरिकों की सुरक्षा, कानूनी और मानवीय दायित्वों को पूरा करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव पर विचार न करने का फैसला किया है। 60,000 लोग, जिनमें ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं, वो पहले ही मारे जा चुके हैं और एक पूरी आबादी को बंधक बनाकर भूख से मारा जा रहा है, मगर हम कोई कदम उठाने से इनकार कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि हमारी औपनिवेशिक विरोधी विरासत का दुखद उलटफेर है। वास्तव में न केवल हम नेतन्याहू द्वारा पूरे देश को नष्ट किए जाने पर चुप खड़े हैं, बल्कि हम उनकी सरकार द्वारा ईरान पर हमला किए जाने और उसके नेतृत्व की हत्या के प्रयासों पर खुशी मना रहे हैं, जो उसकी संप्रभुता का घोर उल्लंघन और अंतर्राष्ट्रीय नियमों की पूर्ण अवमानना है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। क्या एयर इंडिया हादसा एक साइबर हमला था? उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने उठाए सवाल। जहां दोस्तों, शिवसेना के सांसद संजय राउत ने अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान दुर्घटना को लेकर गंभीर सवाल उठाए। हादसे में 241 लोग मारे गए थे। उन्होंने पूछा कि क्या किसी दुश्मन देश की ओर से विमान की प्रणाली पर कोई साइबर हमला किया गया था? हाल ही में दुश्मनों ने अपने साइबर हमले से भारत के सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा कि मैं कोई विशेषज्ञ नहीं हूं, लेकिन अहमदाबाद में उड़ान भरने के 30 सेकंड के भीतर दुर्घटनाग्रस्त हुए एयर इंडिया विमान की घटना के बारे में गंभीर सवाल है। क्या किसी दुश्मन देश की ओर से विमान की प्रणाली पर कोई साइबर हमला किया गया था? संजय राउत ने मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि रखरखाव विमानन क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने इस बारे में कई सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जब बोइंग डील हुई थी तब भाजपा इसके खिलाफ थी और उस समय प्रफुल्ल पटेल नागरिक उड्डयन मंत्री थे। लोग अब हवाई यात्रा करने से डरते हैं। विमानन क्षेत्र के लिए रखरखाव सबसे महत्वपूर्ण है। अहमदाबाद के रखरखाव का ठेका किसके पास है? इसके लिए अहमदाबाद को ही क्यों चुना गया? अहमदाबाद हवाई अड्डे से उड़ान भरने वाली फ़्लाइट के साथ दुर्घटना क्यों हुई? विमान के मलबे पर जिस तरह से
मंत्री व्यवहार कर रहे थे वो वाकई दुखद है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार चुनाव में चिराग की पसंदीदा सीटों पर नीतीश का मास्टर स्ट्रोक, एनडीए में बढ़ा शाहमात का खेल। जी हाँ दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के घटक दलों में भी शाहमात का खेल चल रहा है। शायद यही वजह है कि लोजपा रामविलास प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की कथित घेराबंदी के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जेडीयू के नेता पसीने बहा रहे हैं। कहा जा रहा है कि चिराग पासवान की पसंदीदा 9 सीटों पर पेंच फंसाने की कोशिशें चल रही हैं। इन 9 सीटों पर पिछले विधानसभा चुनाव में लोजपा रामविलास के उम्मीदवार दूसरे स्थान पर रहे थे। बिहार में राजग में भाजपा, जेडीयू, लोजपा और हम और रालोमो हैं और यहाँ की 243 सीटों में भाजपा और जेडीयू में लगभग 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की अघोषित सहमति बन चुकी है। बची 43 सीटों में लोजपा रामविलास और हम और रालोमो को मिलना है और किसी कितनी सीट मिलेगी इसकी जानकारी आधिकारिक तौर पर घोषणा होने के बाद ही होगी। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कांग्रेस का न्याय सम्मेलन शुरू, 14 जुलाई तक पूरे प्रदेश में होंगे आयोजन। ओबीसी की होगी लामबंदी। जहाँ दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस पिछड़ा वर्ग विभाग की ओर से शनिवार को प्रदेश कांग्रेस का मुख्यालय में आयोजित भागीदारी न्याय सम्मेलन के जरिए विभिन्न जातियों को गोलबंद करने की रणनीति अपनाई जाएगी। इस दौरान सामाजिक न्याय को लेकर विभिन्न कार्यक्रमों की शुरुआत भी होगी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में ओबीसी विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अनिल जयहिंद मौजूद रहेंगे। अध्यक्षता प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे करेंगे और विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, सांसद तनुज पुनिया, राकेश राठौर, विधायक वीरेंद्र चौधरी मौजूद रहेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। नीलांबर उपचुनाव से पहले प्रियंका गांधी का केरल दौरा, कांग्रेस ने झोंकी पूरी ताकत। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि नीलांबर विधानसभा उपचुनाव से पहले केरल की सियासत में हलचल तेज हो गई है। शुक्रवार को कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और सांसद प्रियंका गांधी कालीकट हवाई अड्डे पर पहुंची, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सनी जोसेफ और पार्टी की राज्य इकाई के अन्य वरिष्ठ नेताओं ने हवाई अड्डे पर मौजूद रहकर उनका स्वागत किया। प्रियंका गांधी का यह दौरा नीलांबर विधानसभा सीट के उपचुनाव को देखते हुए बेहद अहम माना जा रहा है। यह सीट उस वक्त खाली हुई जब पूर्व विधायक पीवी अनवर ने राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार, तस्करों और भूमिगत नेटवर्क को संरक्षण देने जैसे गंभीर आरोप लगाकर जनवरी 2025 में इस्तीफा दे दिया। अब यही पीवी अनवर अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं और ये पहली बार है जब तृणमूल कांग्रेस ने केरल के किसी विधानसभा चुनाव में इतनी प्रत्यक्ष भूमिका निभाई है। उनके खिलाफ मैदान में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार माइकल जॉर्ज, जबकि कांग्रेस भी पूरी रणनीति के साथ एक मजबूत उम्मीदवार उतार चुकी है, जिसका प्रचार अब खुद प्रियंका गांधी संभाल रही हैं। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ तरफ। पंजाब की पॉलिटिक्स में फिर से एक्टिव हो रहे सिद्धू, क्या पाजी को संभाल पाएगी कांग्रेस? जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के दिग्गज नेता व पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। इस बार उन्होंने पंजाब की राजनीति और कांग्रेस में एक्टिव रहने के सवालों को लेकर बड़ा बयान दिया है। नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि मैं परिवर्तन करने के लिए राजनीति में आया था, कोई धंधा करने नहीं। पंजाब में कांग्रेस के लिए वक्त वक्त पर मुसीबत खड़े करने वाले सिद्धू पार्टी से खासा नाराज़ दिख रहे हैं। उनका कहना है कि पिछले 30 साल से जितनी भी सरकारें पंजाब में आई सभी को माफिया चलाता था, लेकिन मैं आज भी अपने वसूलों पर कायम हूँ। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जस्टिस यशवंत वर्मा के महाभियोग पर फंसेगा पेच, कपिल सिब्बल के सुर में सुर मिला रही है कांग्रेस। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बड़ी खबर आ रही है। ऐसी अटकलें हैं कि केंद्र सरकार जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की ओर से बनी जांच समिति की रिपोर्ट को महाभियोग की कार्रवाई का आधार बना सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल के बाद कांग्रेस सांसद विवेक तनखा ने भी इसका विरोध कर दिया है। कांग्रेस नेता ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की आंतरिक रिपोर्ट के आधार पर महाभियोग नहीं चलाया जा सकता। इसके लिए जज जांच अधिनियम के तहत उच्च प्रक्रिया का पालन करना होगा। कांग्रेस के कानूनी जानकारों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट की जांच के आधार पर आगे बढ़ा कानूनी रूप से सही नहीं होगा और कांग्रेस सरकार को भी यही बात बताएगी। वरिष्ठ वकील और कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंह भी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की जांच रिपोर्ट सिर्फ पेशेवर कदाचार के मामले में संस्था की एक प्रक्रिया है। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कांग्रेस का निशाना विमान हादसे पर भाग्य नहीं, जवाबदेही तय करें गृह मंत्री। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस ने अहमदाबाद विमान दुर्घटना में 200 से अधिक लोगों की मौत पर शुक्रवार को दुख जताया और कहा कि मौके का दौरा करने के बाद गृह मंत्री अमित शाह भाग्य पर व्याख्या देने
के बजाय जवाबदेही तय करने का वादा कर सकते थे। शाह विमान हादसे के कुछ घंटे बाद अहमदाबाद पहुंचे थे और कहा था कि दुर्घटनाग्रस्त हुए एयर इंडिया के विमान का तापमान ईंधन जलने के कारण इतना अधिक था कि किसी को बचा पाने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट किया कि कांग्रेस AI-171 विमान दुर्घटना में जान गंवाने वाले सभी यात्रियों, चालक दल के सदस्यों और निर्दोष लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करती है जो दुर्घटना स्थल के आसपास मौजूद थे और हादसे का शिकार हो गए। हम इस त्रासदी से प्रभावित परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना प्रकट करते हैं। उन्होंने कहा कि एक बेहद भीषण और हृदय विदारक दुर्घटना है जिसने पूरे देश को गहरे दुख और सदमे में डाल दिया है। कांग्रेस पार्टी इस सामूहिक दुख और पीड़ा के समय में राष्ट्र के साथ खड़ी है। कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने शाह के बयान का संक्षिप्त वीडियो साझा करते हुए एक्स पर पोस्ट किया। जब एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और लोगों की मौत हो गई तो गृह मंत्री कम से कम जवाबदेही का वादा कर सकते हैं, ना कि भाग्य पर व्याख्या दें।